हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं MPS 002 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो के अंदर भी मैंने आपके MPS 2 के क्वेश्चंस को विद देयर डिटेल्ड आंसर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको MPS 002 के नोट्स को परचेज करना है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। वहाँ से आप अपने MPS 2 के नोट्स को खरीद सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नोट्स के अंदर आपको एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सभी मिल जाएंगी। ओके, सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है गाइस, उसमें आपको एनजीओ का रोल बताना है कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर जो एनजीओ होता है वो क्या रोल प्ले करता है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? समाज का विकास। ठीक है, तो हमारे समाज को विकसित करने में या समाज को आगे बढ़ाने में एनजीओ का रोल पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि एनजीओ आखिर होता क्या है। तो एनजीओ जो होते हैं वो क्या होता है? ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के काम करता है। ठीक है, सो पहले आप एक इंट्रोडक्शन दे देना दैट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग सोसाइटी ग्रो एंड इम्प्रूव। जो एनजीओ होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को ग्रो करने में और सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट एनजीओ आर और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले हमें ये जानना होगा। देन वी कैन सी एनजीओ हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट। फिर हम आगे देखेंगे कि ये कैसे सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो ये सारा जो है आपके आंसर का फॉर्मेट रहने वाला है। आंसर राइटिंग किसी भी एग्जाम के अंदर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भले ही आपको कितना ही कुछ आता हो, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर देन आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इसी वजह से जब क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आपको समझना होगा, आपको लिखना है ऐसे एनजीओ के रोल पे। तो पहले आप बताएंगे एनजीओ क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, देन आप उसका रोल डिस्क्राइब करेंगे। सो नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस व्हाट इज एन एनजीओ। सो एनजीओ इज अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। सो इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के काम करता है। एनजीओज डोंट मेक प्रॉफिट्स एंड यूजुअली हेल्प पीपल बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ सोसाइटी। सो एनजीओज क्या होते हैं? समाज में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे कि हम देखते हैं कि एनिमल्स के एनजीओज होते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए एनजीओ होगा, वुमेन वेलफेयर के लिए एनजीओ होगा, चाइल्ड वेलफेयर के लिए एनजीओ होगा। सो दे सी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। सो वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम एनजीओ आता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आगे काम करते हैं। ओके, सो एनजीओज डू नॉट मेक प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए नहीं करते। दे कैन बी स्मॉल लोकल ग्रुप्स। जरूरी नहीं है कि एनजीओ बड़ा ही होगा, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। एनजीओ छोटे से लेके बड़े हर तरीके के होते हैं। एंड उन सभी का गोल क्या है? सबका गोल बस एक ही है, और गोल है टू मेक लाइफ बेटर फॉर पीपल, स्पेशली फॉर दोज इन नीड। गोल ये है उन लोगों की लाइफ को बेटर करना जो लोग उसकी नीड में हैं। एंड व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है मेकिंग सोसाइटी बेटर फॉर एवरीवन। जब हम सोसाइटी को सभी के लिए क्या बनाते हैं? बेटर बनाते हैं, देन ये आपका सोशल डेवलपमेंट में आता है। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक बेटर स्कूल्स, hospitals, reducing poverty, and making sure all people have equal rights and chances to succeed. So देखो, सोशल डेवलपमेंट को आप एज अ ब्रॉड टर्म समझ सकते हो। एज अ ब्रॉड टर्म में यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें आएगा स्कूल्स को अच्छा करना, हॉस्पिटल्स को अच्छा करना, गरीबी को कम करना। ऑल दिस थिंग्स कम अंडर सोशल डेवलपमेंट, बिकॉज सोशल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है लोग जब हेल्दियर, हैप्पियर और सेफर लाइफ जीते हैं। देन अब हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन का मेन मुद्दा था, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, दैट हाउ एनजीओ हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट। सो गाइज, एनजीओ हेल्प सोशल डेवलपमेंट इन मैनी वेज। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस इट लाइक अ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनजीओज का जो पहला काम है वो क्या है? सर्विसेज को प्रोवाइड करना। So sometimes government cannot help everyone. NGO provide important services like education, healthcare, clean water and food to poor और remote communities. तो हम देखते हैं कि जो सरकार होती है ना, सरकार इतना काम नहीं कर पाती, सरकार हर एक को नहीं देख पाती। ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प एवरीवन।
दैट इज़ वाई यहाँ पर जो एनजीओ होगा वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, फूड, गरीब लोगों को ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करने में वो आगे रहते हैं। दे ऑल्सो रेज अवेयरनेस, ठीक है, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, वुमेन्स को उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, गली गली घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। दे ऑल्सो आस्क गवर्नमेंट टू मेक लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह जो PIL वगैरह वो दाखिल करते हैं ताकि वो सरकार से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाने की मांग कर सके। सो आपको इसको ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को, कि आप जब आंसर लिखेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स को आप इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो यहाँ पे प्रोवाइडिंग सर्विसेज वाला पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना, अवेयरनेस वाला कैसे अवेयरनेस फैलाते हैं, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देके उसको एक्सप्लेन करना। Then they empower people, so NGO help people learn new skills and become stronger, so then they can improve their own life and communities, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी समाज में पढ़ लिख जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता है। सो सिमिलरली एनजीओ लोगों की हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन लर्न न्यू स्किल्स, बिकॉज आजकल आपने देखा होगा कि बिना स्किल्स के नोबडी कैन गेट अ जॉब। देन दे हेल्प द मार्जिनलाइज। सो हु आर मार्जिनलाइज पीपल, जो लोग हाशिए पर चले गए हैं, जो लेफ्ट आउट फील करते हैं, इसमें आपके विमेन आ जाती हैं, डिसेबल्ड पीपल आ जाते हैं, माइनॉरिटीज़ आ जाते हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ में क्या आते हैं आपके वो सारे लोग जिनकी संख्या हमारे देश में कम है, जैसे कि हम कह सकते हैं लाइक बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म वाले लोग हो गए। दे फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर दीज ग्रुप्स। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो NGOs होते हैं वो ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के इक्वल राइट्स के लिए फाइट करते हैं। दे ऑल्सो ट्राई न्यू आइडियाज टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एंड दे ऑल्सो वॉच एंड रिपोर्ट। दे कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट एंड कंपनीज टू मेक श्योर दे आर ऑनेस्ट एंड फेयर व्हेन वर्किंग ऑन सोशल इशूज। नाउ गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन जो आपको लिखना था। You have explained what is an NGO, what is social development, then how NGO help in social development, and at last you can write a short summary or a conclusion. Like in short, NGO play a very important role in making society better. So यहाँ पे हम बताएंगे कि जो NGO होता है वो सोसाइटी को बेटर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। They help people directly, support fairness and encourage positive changes. वो लोगों को डायरेक्टली जा के हेल्प करते हैं, वो फेयरनेस को, जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, समाज के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए एनकरेज करते हैं। सो विदाउट NGOs मेनी पीपल वुड नॉट गेट द हेल्प दे नीड टू लिव बेटर लाइफ। तो बिना NGO के जो लोग हैं ना, उन्हें जो चाहिए जीवन जीने के लिए वो सब उन्हें नहीं मिल सकता। अब हम चलेंगे हमारे पहले सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, सो यहाँ पे जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसको समझो कि क्या है ये। What implications the new world order has for developing countries like India? तो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? तो अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो मैं देखूंगी कि पहले तो कोल्ड वॉर चल रही थी। तो कोल्ड वॉर के अंदर हमारे पास दो सुपर पावर्स थी, एक हमारा USA था और दूसरा हमारा क्या था, सोवियत यूनियन था। बट इन 1991 में कोल्ड वॉर जब एंड हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो ग्लोबल पावर है, ग्लोबलाइजेशन आता है, कुछ समय के लिए अमेरिका रहता है एज अ वन सुपर पावर, लेकिन अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, पावर डायनामिक्स में चेंजेस आना, ठीक है। हु इज गेनिंग मोर पावर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दिस इज वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। सो ये कह रहा है कि वो सारे देश जो अभी डेवलपिंग हैं लाइक इंडिया, उन देशों को इस नए वर्ल्ड में जहाँ पर पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पावर स्ट्रक्चर जैसे जो मतलब बड़े बड़े चेंजेस जो हो रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स का, क्या इम्प्लीकेशंस उनके सामने आती हैं, और उन्हें यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज चेंजेस हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। सो देखो यहाँ पे समझो, पहला क्या है, शिफ्ट इन ग्लोबल पावर बैलेंस। सो देयर वाज अ टाइम when western countries have more power like USA and यूरोप की कंट्रीज थी हमारी, USA था, they have more power towards, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, India also. So for India, this is both a challenge and an opportunity. India must compete with China, but also can rise as a global power in Asia. So इंडिया के सामने चाइना एज अ बिग कॉम्पिटिशन हम देखते हैं, बट जो है आपका
इंडिया जो है वो आगे भी निकल सकता है, एशिया के अंदर वो एक ग्लोबल पावर भी बन सकता है। देन क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 जो है उसमें आपको बताना है दैट नाउ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनका इंटरनेशनल अफेयर्स में रोल बढ़ गया है। अब आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, ब्रिक्स है, तो ये सारे जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया का रोल जो है ना गाइस वो डेवलप हो चुका है। इंडिया जो है अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना उनको इफेक्ट कर सकता है बहुत इजीली, स्पेशली इन ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी के अंदर। फिर इंडिया जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या होता है, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब न्यू न्यू क्या मिलती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और जो वर्ल्ड की वेरियस इकोनॉमीज़ हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो ये सब हम देखते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है इंडिया को बेनिफिट हुआ, इंडिया में व्यापार बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कई सारी एमएनसीज वगैरह आ गई, इंडिया को नई टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया। However, competition is also rising and developing economies like India must improve infrastructure, education and industry to stay relevant. तो अब यहाँ पर ये सारे डेवलपिंग जो देश हैं, विकासशील जो देश हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी एजुकेशन को और अपनी इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन में लाने के लिए उनको इम्प्रूव करें ताकि वो सरवाइव कर सकें। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिजिटल पावर से बनता है। आजकल हम क्या देखते हैं, जिसके पास एआई, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट कंट्रोल ये सब है वो कंट्रीज आगे हैं। तो इंडिया को भी ज़रूरत है कि वो आईटी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे, ज़्यादा इन्वेस्ट करे इनोवेशन में। एज वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकम मोर डिवाइडेड, यूएस वर्सेस चाइना, इंडिया मस्ट केयरफुली मैनेज इट्स फॉरेन रिलेशंस। तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि इंडिया जो है ना अपने फॉरेन जो रिलेशंस है उसको मैनेज करे, मतलब वो मल्टी अलाइनमेंट करे। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जो दूसरे अलग अलग जो देश है ना, रशिया, यूएसए और आपका मिडल ईस्ट के साथ, सबके साथ वो गुड टाइज बना के रखे, गुड उसके रिलेशंस हो। नई नई ग्लोबल टेंशंस आ रही हैं, लाइक इट्स जो आपका साइबर थ्रेट हो गया, टेररिज्म हो गया, देख लो कितना ज़्यादा है। तो ये सब नई नई टेंशंस आ रहे हैं, तो डिफेंस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। भाई रीजनल कोऑपरेशन क्या है, एक ही रीजन के, जैसे कि मान लो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो पूरा एक रीजन हो गया, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो नई नई जो ग्लोबल टेंशंस आ रही हैं उनसे आगे निकल पाएंगे। ओके, सो ग्लोबल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा भी आ जाता है कि भाई जो कार्बन इमिशंस हो रहे हैं कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं उसको भी तो रोकना है। तो एनवायरनमेंट को और डेवलपमेंट के अंदर बैलेंस बनाना इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, कि डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरनमेंट भी ना खराब हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक बैलेंस बना के चले। सो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। To benefit from changing global system, India must invest in education, technology, infrastructure and smart diplomacy. If managed wisely, India can become a key leader in the new global order. अगर इंडिया अच्छे से मैनेज करेगा बुद्धिमानी से, तो इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बन जाएगा, एक की लीडर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में भी ये पूछा गया था, हो सकता है कि 25 में भी वो पूछें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको जो इंडिया का क्लेम है परमानेंट मेंबरशिप का यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो भाई जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं देश, उन देशों को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक उन्हें वीटो पावर मिलता है। तो इंडिया भी कहता है कि मुझे भी क्या चाहिए, वहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आखिर है क्या। यूनाइटेड नेशंस को बनाया कब गया था, 1945 में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। तो देखो पहले होता था एक लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो
वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक पाया, फिर इसमें ही मतलब इम्प्रूवमेंट की गई और इसको बना दिया गया यूनाइटेड नेशंस। ये बना 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इसका जो मेन गोल था वो क्या था? अब भाई वर्ल्ड वॉर को रोकना ही इसका मेन गोल होगा कि अब दोबारा ऐसी वॉर ना हो दुनिया में, तो वर्ल्ड में पीस हो, कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें, गरीबी कम हो, भुखमरी कम फैले, ह्यूमन राइट्स मिले। ठीक है, 193 अराउंड कंट्रीज हैं इसके अंदर। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? देखो, जो यूएन है ना, उसके कई सारे मतलब ब्रांचेस होते हैं, कई सारे, जैसे उनका अपना कोर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी एक क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो ये जो काउंसिल है ये यूएन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्ट है। इसका मेन काम क्या होता है? पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करना, और पीस कीपिंग मिशंस को क्या करना, अप्रूव करना कि आगे जो है पीस को मेंटेन किया जा सके। देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें ना 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और परमानेंट मेंबर्स में आपका यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके आता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है, यानी कि ये किसी भी नए निर्णय को रोक सकते हैं। अब इंडिया भाई कहता है कि मुझे भी इसमें परमानेंट मेंबर बनाओ। अब इंडिया ऐसा कह रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ भाई ये सही है, इंडिया को बनाना चाहिए, भाई बनाना चाहिए? ये कैसे कह सकते हो आप? तो ये कहने के लिए आप इसके पीछे के रीजंस बताओगे कि पहला रीजन कि इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अब इतनी बड़ी कंट्री है तो परमानेंट वॉइस तो होनी ही चाहिए यूएनएससी में। इंडिया पीस कीपिंग मिशंस करता रहता है, ग्लोबल पीस को सपोर्ट करता है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी तो इंडिया ही है। और इंडिया का एक्टिव ग्लोबल रोल रहता है, जब भी कहीं पे भी टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज जो भी होता है वहाँ पर इंडिया के लीडर्स जाते हैं। और यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे भी पुराना हो चुका है, 1945 में बनाया था, कुछ तो बदलाव करो उसके अंदर। सो देयर आर नो परमानेंट मेंबर्स फ्रॉम लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। इतने बड़े बड़े मतलब उनको छोड़कर और उन देशों को लिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एशिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है, बस चाइना है, अफ्रीका का कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत ही अनफेयर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है कि अफ्रीका क्यों कहता है, साउथ अफ्रीका क्यों कहता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। सो नाउ गाइज, इंडियाज डिमांड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज फेयर एंड स्ट्रॉन्ग बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन। जो भी आपने बता देना है। अब इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे? देखो, मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, कहते पीडीएफ ही नहीं हम डाउनलोड कर पा रहे हैं, हम नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं। तो आप जब वीडियो को देखोगे एंड तक, जब तो आपको पता चलेगा कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करते हैं। बस आपको गूगल पे सिर्फ क्या सर्च करना होता है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, MPS002 जून 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही तो है ना ये, और क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको आप सर्च करेंगे और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com पे। और बस आपको इस वेबसाइट पे नीचे जाके जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ पे पीडीएफ दिख जाएगा क्लास 1 का, क्लास 2 का मैं अपलोड करवा दूंगी। जब बाकी की क्लासेस आएंगी तो वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड किया करो। पीडीएफ डाउनलोड करने से क्या होता है कि आपकी ना रिवीजन अच्छी होती है। और जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसको ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाओ ताकि कोई भी नया वीडियो, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो हम आपको वहाँ पे देते रहेंगे। अभी आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड में भी जाओगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी। ओके।